बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, बजट आया और बजट ने बहस के महाज के ऊपर कई दरवाजे खोले। हर कोई मुख्तलिफ अहदाफ के ऊपर बात कर रहा है और फिर बात बिलखुसूस जो ये हो रही है कि अगर आपने पहले इकनॉमिक सर्वे को बयान किया तो इकनॉमिक सर्वे को बयान करके आपने उससे पल्ला झाड़ लिया, आपने उससे सरफ़े नज़र कर लिया, आपने वो जो अहदाफ थे वो अगर पूरे ना हो सके तो उसके बारे में गुफ्तशुनीद क्या की, आपने क्या अपने अराकीन से ये पूछा कि अगर ये अहदाफ हम हासिल नहीं कर पाए तो इसके मुतबादिल हमें कौन कौन से टारगेट सेट करने हैं कि जिससे ये अहदाफ हासिल हो सकें। गुज़श्ता साल के अहदाफ हासिल नहीं हुए, लेकिन उससे ज़्यादा के अहदाफ जो बजट में रखे गए, काबीना ने फटाफट मंजूरी दी, बजट पेश कर दिया गया और वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि हमारे पास जितने वसाइल थे उन वसाइल के अंदर यही बजट बनाया जा सकता था और इसे ही पेश किया जा सकता था। ये जो बात है, इसके ऊपर वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई या जिनके ऊपर इस वक्त सेंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, डिजिटलाइज करने की बात हो रही है, लेकिन डिजिटलाइज करने के लिए क्या माइंड सेट हमारा तब्दील हो पाया है या माइंड सेट पुराना है और आप अपग्रेड अपने वर्जन को करना चाहते हैं? तो ये दो चीज़ें जिसका तकाबुली जायज़ा लेने की ज़रूरत थी, उसके ऊपर तो बात ना हो सकी। राना साहब, क्या समझते हैं कि नजम सेठी साहब ने मेरे ख्याल से हज़रत तफन्नुन ये कहा होगा कि जरदारी साहब ने गिला किया शहबाज शरीफ साहब से कि मुझसे मुशावरत नहीं की, तो आगे से फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वज़ीर ख़जाना ने तो मुझसे भी नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि असर कि आपको तवक्को है कि किसी सियासी जमात के किसी शख्स से इस पर मुशावरत की गई होगी? पता है ना मुझे, आपको तवक्को है या आपको इन्फॉर्मेशन है? नहीं। नहीं। तो फिर यार सेठी साहब ने जो कहा ठीक है। मुझे एक बात बता दें, बजट तैयार होता है, उससे 15 दिन पहले 20 दिन पहले एक शोर मचता है, मुख्तलिफ लोगों की तजावीज़ ली जाती हैं, इत्तेहादी जमातों से पूछा जाता है जनाब आप अपनी तजावीज़ दें, अपोजिशन से कहा जाता है आप भी अपनी तजावीज़ दें, आपकी हमने माननी है या नहीं माननी। क्या आपने किसी एक जगह ये सुना कि तजावीज़ किसी से मांगी गई? उसके अलावा सर चैम्बर्स के सरबराहान से भी मुलाकात, वो तो भी अभी असम्बली से बाहर है ना यार, जिन्हें असम्बली के अंदर नहीं पहले होना ना निकाल लीजिए। किसी से पूछा नहीं? मेरे भाई, एक खबर चलती रही हर जगह, IMF बजट बना रहा है, यही चलती रही ना। आज इमदादुल्लाह बुसाल साहब ने क्या कहा, सुना आपने? नहीं, ये बजट किसका है? IMF का। उसके बाद आप आ जाए ज़रा आगे, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब फरमाते हैं हम उधार ले लेकर तो दे रहे हैं जो दे रहे हैं। तो ये जो 3 साल से हुकूमत चल रही है, ये किस बुनियाद पे चल रही है अभी? उधार की बुनियाद पे। उधार की बुनियाद पे। उधार की बुनियाद पे ना। तो फिर उधार जिस दिन ख़त्म हुआ, जिस दिन उधार देना ख़त्म हुआ, हुकूमत ख़त्म। इसका हिसाब तो उसी शख्स माना है कि जब परचून वाले ने उधार देना बंद किया, घर का चूल्हा बंद, दूध वाले ने दूध देना बंद किया तो जनाब दूध खत्म, गोश्त वाले ने गोश्त देना बंद किया तो जनाब गोश्त नहीं पकेगा। भाई आप 3 साल से इक़्तिदार में बैठे हैं, अपोजिशन को आपने खुड्डे लैन लगाया हुआ है, अपोजिशन आप क्या के कुछ कर नहीं सकी, फिर भी आप 3 साल में सारे पेज इकट्ठे भी करके पूरी एक किताब बनाकर भी आप कुछ नहीं कर सके। तो अगले 3 साल कह रहे तुम बूढ़े पुटने ने बताए ना मुझे किस, अगर आप भी आपके वज़ीर ख़जाना साहब बड़े अच्छे आदमी, कोई शक नहीं, सच बोलते हैं, ये उसकी क्वालिटी है। उन्होंने कहा भाई हम तो उधार लेके दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं। तो जब उधार लेकर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने 3 सालों में कोई कमाई नहीं की। हम 3 सालों में जो उधार ले रहे हैं, अगले 20 सालों में उस उधार को उतारना है, अगले 20 सालों में उस उधार का एक एक रुपया देना है, अगले 20 सालों में हमने अपनी आने वाली नस्ल को भी कहना है तेरे तो भी पैसे सानी जी स्पीकर की तनख्वाह वधाई सी, बड़ा क्वेश्चन, तेरे भी पैसे सानी जी असी चेयरमैन सैनेट की तनख्वाह वधाई सी। बड़ा क्वेश्चन रखा है राणा साहब आपने 20 साल का। मैंने 20 साल का इसलिए रखा, उस बात पता नहीं थी होना कि नहीं होना। अच्छा। इतना तो अल्लाह से दुआ करते ना कि इतना तो हो जाए ना। तो बात यह है यासिर साहब
जब आप मान रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि हम जो आपको दे रहे हैं उधार उठा के दे रहे हैं, उस उधार को उतारना है ना। क्या वो उधार बिला सूद है या सूद के साथ है? हम सूद की मद में अदायगियां जो करते हैं वो बैंकों से कर्जे लेके हम नहीं, वो अदायगियां करते हैं। तो फिर आपने इतने अरसे में कमाया क्या? आपने इतने अरसे में किया क्या? पीपल्स पार्टी भी है इसी हुकूमत में, पीडीएम में भी थी, जमीयत उलमा इस्लाम पीडीएम में थी, मुस्लिम लीग नॉन पीडीएम में थी, यानी सिवाय पीटीआई असल के सारे वहीं पे थे। अब भी कुछ अपोजिशन में होने के बावजूद भी हुकूमत के साथ राब्ते में है। अच्छा, मुझे एक बात है, मौलाना साहब ने इस बजट पे कुछ कहा? मौलाना साहब आपको नजर आए? मैं सर पूछ रहा हूँ आपसे यही। नजर कहने के लिए नजर आना जरूरी है ना सर। पहले मौलाना साहब खामोश क्यों हो गए? पता नहीं मुझे। अच्छा, ये अब आप सवाल मुझसे करेंगे? यार, अब आपसे पूछ नहीं सकते? नहीं, मेरा काम सर सवाल करना है, वो मुझ पे छोड़िए। अच्छा ओके। लेकिन मैंने उस दिन भी खबर दी थी, आज भी मैं खबर दे रहा हूँ, उस्मान बुज़दार और ताहिर खुर्शीद किसी वक्त भी आपको खबर आ जाएगी गिरफ्तारी की। ये आज के मैं प्रोग्राम में आपको कह रहा हूँ। खामोश तो हैं, और क्या है, और क्या था? मैं कह रहा हूँ कि आपने उस दिन भी यही बात की थी, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि चाहे वो खामोश हैं लेकिन पकड़ हो जाएगी। बॉस किसी और को पकड़ने के लिए उनकी पकड़ बड़ी ज़रूरी है। किसी और को पकड़ने के लिए उनकी पकड़ बड़ी ज़रूरी है। किसी और से मुराद किस तरफ? सर ये गन्ना दास्ती हैं दोनों, कल प्रोग्राम की करना है। उसके बाद आ जाए ज़रा यासिर रशीद साहब। बजट पेश हो गया, मुझे एक भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आया कि जिसने ये कहा। कल हम बड़े खुश हुए कि ड्यूटी ख़त्म हो गई, 1% पे आ गया, प्रॉपर्टी बूम करेगी, लेकिन वो इस्लामाबाद की हद तक है। अभी तो सूबों का तो लहदा उसने। अब सूबों में क्या सूरत हाल बनती है वो भी देखेंगे। अगर प्रॉपर्टी बूम करेगी, बहुत ऊपर जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी? मेरे मुल्क की ज़राअत कहाँ जाएगी? सुबह उठ के सब्ज़ी मंडी जाया करें, मैं जेन्युइन बात कह रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे ट्रकों पे सुबह सुबह यानी सहरी से पहले जाएं तो आपको ट्रकों पे लगी हुई सब्जियों के रेट जब आप देखेंगे ना, जब आप बाकी चीज़ों के रेट देखेंगे, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि अगली दफ़ा लोगों ने सब्जियां उगानी छोड़ देनी है। लोगों ने बहुत कुछ करना। लोगों ने कहना यार ये तो कमाल हो गया। कमाल इसलिए हो गया कि इन्होंने ज़मीन पर इतने टैक्स ख़त्म कर दिया, अब हम बनाएं यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी, ज़रा दर बेचें। हम क्यों सब्जियों की तरफ जाएं? हम क्यों गंदम की तरफ जाएं? आज मैंने एक व्यापारी से पूछा बक्कर मंडी के, उसने मुझे 3 नाम दिए। उसने कहा ये 3 व्यापारी जो है हार्ट अटैक से मर गए जानवर ना बिकने की वजह से, और कई व्यापारी जो हैं उनके जानवर हलाक हुए हैं। उसने कहा हालात ये हो गए हैं, कई व्यापारियों के पास वापसी का किराया नहीं था कि ट्रकों में लेकर जाएं। और उसने कहा आलम यह है कि हमने कभी अपनी ज़िंदगी में, उसने कहा बड़ी ऐसी भी गुजरी हैं कि जानवर बच जाते हैं। कहता है वो जानवर बचते हैं 500, 300, 1000। कहते हैं यहाँ पे जानवर बचे हैं लाखों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से। कहते तब हमें जाके अंदाजा हुआ कि जो हमने पहले रेट बड़े बाटा रेट रखे हुए थे, कि हमें बाद में हुआ कि वाकई लोग जो कहते थे कि मर गए भूख से, मर गए। कहते काश्तकार नहीं खरीद सका, किसान नहीं कुर्बानी कर सका। उसने कहा जिन लोगों ने ज़राअत पे पैसा लगाया था वो उनकी अपनी कुर्बानी हो गई। जिन लोगों की सरकारी तनख्वाहें थी, सरकार के लोग जो थे, उन लोगों की भी कुर्बानी हो गई, अपनी कुर्बानी हो गई। टैक्सों में, बिजली के बिलों में, बच्चों के किताबों के पैसों में, 2-2, 3-3 माह की फीस में, ये सारी चीज़ों में उनकी कुर्बानी हो गई। ये तो आलम है। किस तरह करते हैं? तो हम बजट पे आज कोशिश करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गवर्नमेंट कोशिश करती है। मैं तो बड़ी माजरत से कहूँगा
कि जनाब कोई आके आप लाजमी हमारी शान में कसीदे पढ़ें और कहें कि इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता। नहीं, मैं कह तो नहीं हो सकता, ना इससे अच्छा हो सकता है, इससे बुरा हो सकता है। ना इससे अच्छा हो सकता है, ना इससे बुरा हो सकता है। अच्छा मैं इस लिहाज से कह रहा हूं, अच्छा उनके लिए जिन्होंने हमसे लेना है, और बुरा भी हमारे लिए जिन्होंने देना है। यानी ये एक अच्छा कुलिया है। राना साहब, इस पे बात करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, मुजम्मिल असलम साहब भी होंगे, ज़फ़र लाली साहब भी होंगे। एक ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत कहती है कि ये IMF का तकरीबन आखिरी बजट है, लेकिन IMF के दादोशुमार या IMF की तरजीहात ये हमें बताती हैं कि अभी 3 साल तो और लगेंगे, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि $35 बिलियन जो हैं वो फॉरेन रिज़र्व आपके पास मौजूद हों, तो तभी आपका पहिया जो है वो फिर आगे बढ़ सकता है कि आप प्रोग्राम के अंदर से निकल जाएं। लेकिन प्रोग्राम ने जिस हद तक हमें अपने शिकंजे के अंदर कस रखा है, हम अपने हमसाया ममालिक को अगर देखें और मजमूई तौर पे पूरी दुनिया का बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मईशत का बहरान देखें या मईशत की तरजीहात देखें और बदलते हुए अतवार देखें, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। दुनिया किस इस वक्त ट्रैक के ऊपर मौजूद है और अभी हम क्या अपने बुसीदा ट्रैक की देखभाल के अंदर मसरूफ़ हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सिफारतकार सीनियर तजज़ियाकार ज़फ़र लाली साहब ने। ज़फ़र लाली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र लाली साहब, अगर मैं बात करूं इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडियों की, एक तरफ टैरिफ की भरमार होती है, फिर टैरिफ ख़त्म कर दिया जाता है, जो ममालिक आंखें दिखाते हैं उनसे वो सरफ़े नज़र कर लेता है अमेरिका। चाइना अपने एक ब्लॉक के अंदर है और वो वाज़े तौर पे जवाबी टैरिफ लगा देता है। दुनिया इस वक्त जिस मुआशी चुंगल में है, हमारा ये जो बजट बन रहा है या हमारे इधर जो मौज़ूआत हैं, क्या यही होने चाहिए या हमारे मौज़ूआत तब्दील हो सकते हैं या हम अपना पैटर्न तब्दील कर सकते हैं? यासर, बात सीधी सादी ये है कि आपको एक दफ़े पहले भी इस प्रोग्राम ने किसी ने कहा था कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। इसलिए ये जो बजट है ये तो नथिंग बजट है, ये एक नॉन इवेंट है। ये लोगों को इकोनॉमी के टैक्स नेट के नज़दीक नहीं ले जा रहा है, भगा रहा है उनको उधर से। देखिए, मैं आपको बताता हूं ये क्यों ऐसा बजट हो गया है। IMF का क्या गोल है यासर? IMF का गोल सिर्फ एक है कि आप होश में रहें, कि आप अपने कर्ज फेड सकें, और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। आपको कोई उनकी पाकिस्तान इंटरेस्ट नहीं है, आपके कोई पॉलिटिकल कंपल्शंस उन पे इम्पैक्ट नहीं करते हैं। आपका IMF का गोल है इनको जिंदा रखो कि ये काम करके हमारा कर्ज फेड सके। अब बात असल ये है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आपका एजेंडा है, जॉब्स आपका एजेंडा है, प्रोग्रेस आपका है, उनका नहीं है। तो उनसे मैं समझता हूं हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको क्या क्या करना होता, सोचिए तो सही। आपको बोरोइंग लेस, आपका डेट तो आपने पढ़ लिया है कि 46-47% ऑफ टोटल आपके जो एक्सपेंडिचर है वो तो डेट। एक ही चीज है, कर्ज। अब आप देखें कि पाकिस्तान को डेट को लो करने के लिए कुछ नहीं हो सकता जब तक आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करें और आपने ब्लैक इकोनॉमी को टैक्स के नीचे नहीं लाएं। मगर वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि आप जो हैं, आप पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के बगैर तो आप चल नहीं सकते ना। ऐसे इंटरेस्ट हैं इस मुल्क में जो वीटो कर देंगे ऐसे सच मूव। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक सवाल पूछता हूं। बांग्लादेश में कुछ चंद सालों पहले एक बात निकला। क्या निकला कि 35,000 दुकानें थे, 35,000 ऐसे बिजनेसेस थे जिन्होंने अपने आप को टैक्स पर्पसेस के लिए डिक्लेयर नहीं किया था। तो जब गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने उनको कहा आओ नेट में, उन्होंने कहा हम नहीं आते। तो क्या नतीजा हुआ? उन्होंने कहा देन गेट आउट एंड जिसको हम पकड़ेंगे वो जेल में जाएगा। वो डरे नहीं, वो इधर नहीं हो सकता। इस किस्म का एक्शन इधर नहीं ले सकते। और फाइनली थर्ड थिंग जो हमें चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज।
$80 बिलियन एनुअली तो हमें ज़रूरत है, 35 तो हम कमाते हैं। क्या करेंगे भाई? क्या कब तक जाके भीख मांगेंगे? ये बजट ने उनके लिए क्या किया? व्हाट हैज दिस बजट डन टू अर्न यू मोर एक्सपोर्ट्स? मैं कहता हूं, इसलिए मैंने कहा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। पाकिस्तान क्या बना के बेच सकता है? और अगर नहीं बना के बेच सकता है, जितने सारे बैंकरप्ट हो गए बिजनेस सियालकोट में, गुजरात में, उनको आप ऐसे करें, चीनियों को दे दें। चीनियों को कहें ये लो हमारे बिजनेस चलाओ और तुम्हारे अपने ब्रांड प्रोडक्ट्स बिजनेस में बनाओ और चीन ले जाओ, और फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें से हमारा हिस्सा दे दो। या तो तुम जैसे रूस ने किया है चीन को, रूस ने 2 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड दे दिया है चीन को। उन्होंने कहा जाओ सोयाबीन उगाओ, तुम भी खाओ, तुम भी बेचो, हमें भी दो अपने जमीन के लिए। इसलिए कि वी कांट डू इट। जब आप अपने पास फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए स्किल नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, टैलेंट नहीं है, डिस्पोजिशन नहीं है, तो फिर उनको करने दें। सही। कुछ नहीं, आई मीन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो भी नहीं। तो दिस इज अ टोटल अनइमेजिनेटिव बजट। माफ करिए, मेरे ख्याल में इट्स अ नॉन इवेंट। अच्छा हिलाली साहब, मैं तो इंटरनेशनल इवेंट्स पे बात करूंगा, जो इंटरनेशनल सूरत हाल चल रही है, मैं तो इस पे बात करूंगा। बजट पे तो यासर चूँकि सारा दिन आजकल बजट खेलता है, मुझे तो ये इस बजट से ना कोई मोहब्बत है और ना कोई नफ़रत है, क्योंकि ये बजट एक ऐसा बजट है कि जो हमारा है ही नहीं। अच्छा हिलाली साहब, अमेरिका ने आज कह दिया कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। दूसरी तरफ आज ईरान के हवाले से भी उनका रवैया बड़ा नरम सा है। तो ये अचानक तब्दीली क्यों आई है? आप समझते हैं कि यहाँ अमेरिका समझ चुका है कि मेरा अब ये आंखें दिखाना जो है बेकार है, मैं आंखें दिखाऊंगा तो इससे मुझे नुकसान पहुँचेगा, या अमेरिका ये समझ चुका है कि अब मुझे अब सबके साथ बनाना पड़ेगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका राना साहब, और मेरे ख्याल में अगर ईरान के साथ नरम हो गया है तो ये कमाल की बात है, और मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये नरम हो गया है। मेरे ख्याल में उन्होंने इजाज़त दे दी है ईरान को कि तुम वैसे भी बाज नहीं आओगे, हम तुम्हें रोक नहीं सकते, मगर एक चीज़ हम अगर तुम जाना चाहते हो उनके खिलाफ चले जाओ, मगर हम थोड़ा सा पीछे रहेंगे, इसलिए कि अगर कुछ हमारी इंटरवेंशन की अगर ज़रूरत पड़े तो हम फिर आके कुछ कर सकते हैं। मगर मैं नहीं समझता हूँ अब ये ट्रंप के पास इतनी हिम्मत है कि वो नेतन्याहू के साथ झगड़ा ले और ईरान के साथ खड़ा हो जाए। मेरा तो ये ख्याल है। एट द सेम टाइम चीन, देखिए चीन जो है वो अब बड़ा यार बन गया है रूस का, और अगर अमेरिका को रूस का प्रेशर, अब रशिया तो अमेरिका का प्रेशर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो कहता है यूक्रेन में तुम लोगों ने और बाइडन में, अब तुम कहते हो तुम मुख्तलिफ हो बाइडन से, मगर अमेरिका ने जो स्टांस लिया था इट वाज अ शॉकिंग स्टांस। वो कोई ज़रूरत नहीं थी वो रशियन इन्वेजन के लिए। एक ही चीज़ जो उन्होंने वादा किया था, जो क्लिंटन ने वादा किया था, जो बुश 1 ने वादा किया था कि हम यूक्रेन को नेटो में नहीं ले जाएंगे, तुम ये चाहते हो इन रिटर्न फॉर द रिकग्निशन ऑफ अ यूनाइटेड जर्मनी, हम वादा करते हैं कि हम नेटो को तुम्हारे बॉर्डर तक नहीं लाएंगे। मगर झूठ वो ले आए, और जब क्लिंटन को उसने पूछा पुतिन कि ये क्या कह रहे हो तुम आफ्टर मेकिंग दिस प्रॉमिस टू अस, तो उसने कहा कि डिड आई गिव इट टू यू इन राइटिंग। सोचिए तो सही, माने अगर मैं कह भी दिया, क्या मैं लिख के दिया? तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका का स्टांस अंडर ट्रंप, इट इज पॉसिबल दैट इट इज अ हिस्टोरिकल चेंज, कि वाकई वो इजराइल के ग्रिप से निकल रहे हैं, और वाकई वो चाहते हैं यूक्रेन रशिया वो ख़त्म हो, ट्रंप जैसे वो कहता था। अच्छा हिलाली साहब, बात अब इस तरफ को निकल गई है, तो ब्रेक के बाद बात करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब अगर ज्वाइन करते हैं तो मईशत के ऊपर करेंगे, लेकिन ये जो मंजरनामा है इस पे सर 1-2 दिन पहले बाकायदा सरकारी टीवी जो है CCTV जो चाइना का है, उसने ये बताया कि 4 मेगाटन का मिसाइल उनके पास मौजूद है, जिसकी नकाब कुशाई उन्होंने की और जो दहाइयों से छुपा के रखा हुआ था उसका ये बताया
कि 4 मेगाटन है, 12,000 किलोमीटर की उसकी रेंज है, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये हिरोशिमा के ऊपर जो बरसाए गए बम थे उससे 200 गुना ज़्यादा जो है वो तबाही फैला सकता है, और ये कवर करता है पूरा एरिया यूरोप का और अमेरिका का। तो ये जो सरकारी सतह पे अपनी पॉलिसी तब्दील की चाइना ने, हालांकि चाइना बड़ी नपी तुली सी बात करता है और नपे तुले से इकदाम उठाता है, मुबहम रखता है बहुत सी चीज़ें, तो क्या ये भी पैगाम था एक कि अगर हम पे तुम कुछ मुसल्लत करना चाहते हो तो फिर हमारा दिफा भी मजबूत है? देखिए, आपने सुना होगा राना साहब कि रशिया के पास इस एक बॉम्ब है, उसका नाम है द जार बॉम्ब, और वो एक दफ़े उन्होंने फाड़ा है, और जो रिएक्शन था पूरे दुनिया में और एनवायरमेंटली, और उसका एक्सप्लोजन, उसका फ्लैश, उसका जलजला जो था वो इतना बड़ा था कि एक बम के बाद उन्होंने फिर उसको कभी टेस्ट नहीं किया। मगर देयर इज़ अ बॉम्ब कॉल्ड द जार बॉम्ब जो चीनी के बॉम्ब से भी ज़्यादा है। मगर मैं इससे क्या, व्हाट इज़ द पॉइंट कि इससे आप शो ऑफ कर रहे हैं? अगर आपके पास है तो किस सिचुएशन में विल यू यूज इट? सही, ये आप कैसे इस्तेमाल इसे कर सकते हैं विदाउट फिनिशिंग योर सेल्फ ऑल्सो? ठीक, यानी तो आपने मुझे नहीं समझ आई कि ये कोई ठीक, यानी इसकी समझ नहीं कि इस वक्त में इसकी जो निकाब कुशाई है वो क्यों ज़रूरी थी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक ले वापस आएंगे। मुज़म्मिल असलम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मौसमी मंजरनामे में मजीद बात होगी, क्या तजावीज़ हो सकती हैं या क्या लूप होल्स है जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत थी। नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद, यही था जो पेश कर दिया गया, या इसे इसी तरीके से बनाया जा सकता था, उधार के ऊपर इतना ही रिलीफ दिया जा सकता था, जो बकौल हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के अल्फाज हैं। तो क्या इसमें तब्दीलियाँ की जा सकती थी? अभी जो अहदाफ रखे गए या माजी में जो अहदाफ थे उससे ये किस हद तक मुख्तलिफ हैं? और फिर हमने जो सेक्टर्स जहाँ पे अहदाफ मुकम्मल नहीं हो पाए थे उसके अहदाफ तो ज़्यादा मुकर्रर कर दिए, लेकिन उनके लिए क्या इक़दामात उठाने की बात जो है वो काबिल गौर रखी? और आम मजदूर की उजरत में इजाफा जो हर साल होता रहा और हर साल ज़बान ज़द आम होता रहा, सबसे पहली अगर कोई बात होती थी तो वो मिनिमम वेज की बात होती थी, और इस बार उससे सरफ़ नज़र क्यों किया गया? इस पूरे मंजरनामे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत वज़ीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम साहब ने। मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुज़म्मिल असलम साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए मिनिमम वेज के हवाले से, मैं आम मज़दूर से शुरू करता हूँ। उससे जो सरफ़ नज़र करके उसकी जो तौजीह हुकूमत ने रखी है कि इंडस्ट्री वाले कहते थे इसलिए हमने उनकी मिनिमम वेज नहीं बढ़ाई, क्या ये माकूल बात है और इसे काबिल तवज्जो समझना चाहिए या इससे हमें भी सरफ़ नज़र करना चाहिए? देखिए, बात ये है कि इंडस्ट्री वालों से इस चीज़ में पूछ रहे हैं, बाकी जो उन पे टैक्सेस लगाते हैं तो उस वक्त मशवरा नहीं करते। तो मुझे तो मतलब ये बात समझ नहीं आती जो कोई पता है कि मिनिमम वेज एक रस्मी तौर पर उसको ऐलान तो करता है, कंप्लायंस कितनी होती है, उसमें पाबंदी कितनी हम करते हैं, ये आज तक किसी ने उस पर सवाल ही नहीं पूछा। ठीक है, मैं कहता हूँ हमारे 36,000 या 37,000 मिनिमम वेज है। सरकारी इदारों तक जहाँ पे मिनिमम वेजेस होते हैं उनको तो हम देते हैं, लेकिन कभी हमने जाके इंडस्ट्री को या उससे जो है आया लोगों को हक दिलवाया कि नहीं दिलवाया? नंबर 2, मिनिमम वेज, मैं पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम में तो सवाल पूछा गया कि ये जो मिनिमम वेज है ये काफी है घर चलाने के लिए। तो इस सवाल का जवाब जो मेरी नजर में जो था वो ये था कि मिनिमम वेज किसी का भी, लेकिन पाकिस्तान में खुशकिस्मती से आप सिस्टम है कि मुज़म्मिल साहब, आवाज़ में मसाइल के सामने राबिता दोबारा से आपसे बहाल करके बात करते हैं। राना साहब, यही बात जो कल हमने की कि मिनिमम वेज जो है उसका ऐलान नहीं हुआ और आज फिर उसकी वजाहत हुई, कल तो बिल्कुल भी नहीं कहा गया और आज सवाल पूछने पे उसकी वजाहत हुई, तो कैसा समझते हैं? मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि अवामी बजट है, आप कहते हैं कि अवाम को बड़ी सहूलत दी, फिर अवाम की तनख्वाह पूछने पर या अवाम की तनख्वाह मैक्सिमम क्या होनी चाहिए कम अज़ कम,
उसके लिए आप इंडस्ट्रियल से पूछते हैं, इंडस्ट्री वाले से पूछते हैं, और वो कहता नहीं लगानी, तो फिर अवामी बजट तो नहीं है। ये तो बजट फिर अशराफिया का है ना। मैंने कल एक सवाल पूछा था, क्या इस पूरे बजट के अंदर अशराफिया पे, बड़े बड़े जागीरदारों पे कोई एक टैक्स लगा? कोई एक टैक्स मुझे बता दें जो इस मुल्क के अशराफिया पे, इस मुल्क के बड़े जागीरदारों पे, इस मुल्क के मालदार लोगों पे एक टैक्स लगा। लेकिन आपने तनख्वाहदार तबके से लेकर आम आदमी तक, जो हर चीज़ पे बेचारा, जिसने आप मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाना है, नगद डलवाएगा तो पैसे देगा, कार्ड से डलवाएगा तो पैसे उतने नहीं पड़ेंगे, कम पड़ेंगे ज़रा, आपने उस पर लगा दिया है। और जो बड़े बड़े हैं उनको, उनके लिए आप कार्ड पे रखें, नगद रखें, उन्हें तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आप टैक्स लगाने थे उन पे लगाते ना, टैक्स लगाने थे अरकान असम्बली की तनख्वाहों पे लगाते, टैक्स लगाने थे तो आप उन लोगों पे लगाते जिन पे लगाना चाहिए था। मुजम्मिल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, राना साहब सवाल कर। मुजम्मिल साहब, ये बात तो आपने कह दी, बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक रस्मी तौर पे होना चाहिए था, हर दफ़ा होता है। मुजम्मिल साहब, आपके KPK का बजट जो है क्या बाकी सूबों से मुख्तलिफ होगा? कोई रिकॉर्ड कायम करेंगे? देखें जी, सूबाई बजट में आज भी किसी ने मुझसे पूछा कि सूबाई बजट जो है वो वफाकी बजट से कैसे मुख्तलिफ हो सकता है। तो देखें, सूबाई बजट का जो मेजॉरिटी हिस्सा होता है वो तो तनख्वाहें, पेंशन और महकमों के बिजली, पेट्रोल के बिल वगैरह पे खर्च होता है। सूबों की बजट को देखा जाता है कि वो उसमें अपनी एनुअल डेवलपमेंट प्लान, जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट में किस तरीके की स्कीम ला रहा है और वो उस पर कितना खर्च कर रहा है, नंबर एक। और दूसरा, उनकी सर्विस लेवल में तालीम, सेहत, सफाई और सिक्योरिटी, उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम एजुकेशन इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। सेहत कार्ड हमने पिछली दफ़ा रिवाइव कर दिया था, उसमें मजीद मौलिक बीमारियां, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, जो है कॉकलियर प्लांट, जो बच्चे जो पैदाइशी जो है गूंगे बहरे पैदा होते हैं उनके लिए, ये चीज़ें। पुलिस के लिए हम एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ा पैकेज लेकर जा रहे हैं। बलूचिस्तान और पंजाब की तरफ से जो है उनको हम इंसेंटिव देंगे। शोहदा के लिए बहुत बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं। तरक्याती अखराजात हमारे जो हैं पिछले साल से 40% हम ज़्यादा करेंगे, और अपने जो वसाइल हैं उसको भी जो है बढ़ा रहे हैं, और उसमें भी खातिर ख्वाह हमने कुछ इकदाम किए, लेकिन वो टैक्स फ्री होगा, किसी पे बोझ नहीं डाला जाएगा। अपने वसाइल को हम, जो हमारी जो हमें रॉयल्टीज मिलती हैं, ऑयल एंड गैस पे मिलती है, मादियात पे मिलती है, तंबाकू पे मिलती है, उस पर हमने फोकस किया है, और अपना जो प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह उनको कम किया है। तो एक तरीके से टैक्स फ्री बजट हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। हिलाली साहब, जिस तरीके से बात अभी मुजम्मिल असलम साहब से भी पूछी, राना साहब से भी तज़किरा हो रहा था, मिनिमम वेज के हवाले से, मज़दूर की कम से कम उजरत उतनी है, लेकिन आप ये देखिए कि उधर दूसरी जगह पे हुकूमत को ये पता है कि 7.5 जो है वो इन्फ्लेशन रेट हो गया। हालांकि ये सरकारी है और गैर सरकारी ये दादोशुमार तो कुछ और बताते होते हैं। इसके बावजूद मज़दूर की उजरत में इजाफा ना हो, हालांकि वो सिम्बॉलिकली होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर लागू होता है, बसूरत दीगर दूसरी जगह पे तो होता नहीं। तो अगर ये हुकूमत की तरजीहात हैं तो फिर हुकूमत की तरजीहात किस तरफ को है? आपने जो मिसाल दिया है, आप वो मिसाल क्यों नहीं देते हैं कि ये लोगों ने, जो MNAs हैं, इन्होंने अपना तनख्वाह 500% बढ़ाया है। 500%। ये गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरे ख्याल में चले जाना चाहिए, और इट विल नेवर बी बेटर्ड कि 500% से ज़्यादा आप क्या अपने आप को बूस्ट दे सकते हैं। तो ये कैसे हुआ है यासर? ये सवाल पूछना चाहिए। माय गॉड। और ये जो इन्होंने पेंशन, हमारा पेंशन इन्होंने 7% बढ़ाया है, और चीज़ें, तेल वेल इन्होंने खैर महंगा कर दिया है, मगर इतने कम से कम अगर तुम कहते हो कि ठीक से होना चाहिए तो डू समथिंग कि आदमी देख के कहें हाँ थोड़ा सा फायदा हो रहा है। कोई फायदा नहीं हो रहा है भाई। जब से 40 साल से मैं सिविल सर्विस में हूं, पाकिस्तान सिविल सर्विस, फॉरेन एंड CSP एंड फॉरेन सर्विस, मुझे आप
ड्यूरिंग दोज 50 years एक दफे एक महीना का बता दें जब हमारा तनख्वाह लिवेबल वेज था। मैं आपको बता सकता हूं, एज अ फेडरल सेक्रेटरी 1993 to 97 फेडरल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, 17,000 रुपया मेरा तनख्वाह था। और वाइफ का जो अर्निंग्स था, वाइफ का, उससे खाना आता था। वो बाकी सब तो वो दूसरे होते हैं, गाड़ी, इंश्योरेंस, एक नौकर, सफाई, ये वो, बिजली 15% देना पड़ता है, ये वो। तो ये क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं कि इट इज अनयूजुअल? ये तो सिंस आर वेरी इंसेप्शन। मगर गोरों ने क्या किया? वालिद साहब थे ICS। जब वालिद साहब सफीर थे लंदन में 1962 to 65, आप यकीन करेंगे कि उनका तनख्वाह ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट के लगभग था, इसलिए कि वो इंडियन सिविल सर्विस ICS जो था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को हम इक्वेट करेंगे एज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, और उनका पेंशन भी वो ही होता था। उस वक्त 1960 में उनका तनख्वाह था $2,000 या 2,000 पाउंड, और मेरा तनख्वाह एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान 30 years later 2000 में $2,400 था रोम में। अच्छा हिलाली साहब, आपने अभी जिक्र किया और बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया कि आप एक एम्बेसडर होते हुए आपकी सैलरी क्या थी और किस तरीके से। अब इस वक्त में जिस तरीके से अरकान असम्बली की सैलरी बढ़ी, आम आदमी की सैलरी उस तरह नहीं बढ़ी। आज वज़ीर ख़जाना साहब ने जो बात की कि उनकी इतने साल से नहीं बढ़ी थी, तो इसलिए हमने यकमुश्त बढ़ा दी। आप समझते हैं कि एक तरफ, और साथ एक लफ्ज़ उन्होंने कहा कि हम जो भी दे रहे हैं उधार लेकर दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उधार लेके दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा। अगर हम उधार लेकर ही सब कुछ कर रहे हैं तो ये उधार भी तो हमने चुकाना है ना, तो फिर इतने अरसे में हमने किया क्या है? गुड क्वेश्चन। आप तो बैंकरप्ट हो गए हैं, और अगर आप को ये रोल ओवर्स नहीं मिलते, भाई 80 बिलियन आपका खर्चा है हर साल, और आप 30-35 बिलियन से ज्यादा नहीं कमा सकते, तो बाकी उधार है ना। कैसे चल रहे हैं विदाउट उधार? इसलिए आप जो हो रहा है आपके साथ वो हो रहा है, तो आप इस पे तो देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज। कमाल है। मगर अगर आप मिसाल के तौर पे 20%, 2% है पाकिस्तानी जो टैक्स देते हैं, 2%। भाई अगर 45% नहीं दे सकते, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, और बाकी जो 55% रह जाता है, उनमें से औरतें और बच्चे और बूढ़े ऐसे हैं, तो कम से कम 20% तो 15% तो टैक्स दे सकते हैं। तो वो उनसे तो लो। मगर आप तो इधर नॉन फाइलर बढ़ा के आप चलते क्यों? नॉन फाइलर असेंबली में कैसे बैठ सकता है? अगर नॉन फाइलर गाड़ी नहीं ले सकता है तो असेंबली में बैठ सकता है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये खुदा के लिए किसी और मुल्क। जी हिलाली साहब, बात मुकम्मल कर लें आप। बस सिर्फ मैं आपको यह कह रहा हूं कि दूसरे मुल्कों में जिधर भी आप जाएं, आपको इनाम मिलता है अगर आप आके अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें कि ये देखिए ये बंदा है और ये टैक्स नहीं दे रहा है, और हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका वे मजा उड़ा रहा है। ये जो रोड्स हमारे पैसे से बन रहे हैं, ये जो सहूलतें इसको मिल रही है, नेशनल हेल्थ, ये हमारे टैक्सों से मिल रही है, इसको मजा कर रहा है, वो खुद नहीं दे रहा है, तो वो जेल जाता है। इधर तो उसको सब लोग पहचानते हैं कौन है या कौन नहीं है। ठीक है, मुजम्मिल साहब से रिमार्केबल इसी ज़िमन में सवाल करें। मुजम्मिल साहब, सिस्टम का आप भी इशारा है, एक तो ये बताइए कि क्या जब गोशवारे जमा करवाए जाते हैं तो उसमें कोई ऐसा भी होता है कि जो नॉन फाइलर हो? और दूसरी बात ये कि आप भी हुकूमत के अंदर रहे, 2016 से लेके अब तक
क्या इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी जिनकी तनख्वाह अब बढ़ाई गई है? यानी वो कहते हैं 9 साल नहीं बढ़ी, तो अब अगर बढ़ाई गई है तो उसको वो जस्टिफाई भी कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो वजीर खजाना साहब ने कल अपनी तकरीर में कहा था कि 800 किस्म की जो है टैक्स रिटर्न में खाने बने हुए हैं, जिसमें जो है टैक्स पेयर को तफसीलात जमा करानी पड़ती हैं। ये मैंने एक नहीं कई वजीर खजाना के मुंह से सुना है। वो ये कहते हैं कि अगर उन्हें खुद अपनी टैक्स रिटर्न बगैर वकील की मदद के भरनी पड़ जाए तो वो नहीं भर सकते। ऐसा ही पूरी दुनिया में जो है ये निज़ाम इस तरह नहीं चलता। टैक्स रिटर्न बड़ी सिंपल सी होती है, आपने कितने पैसे कमाए, कितने खर्च किए, और अगर कोई जायदाद भी है तो उसका दाम। पाकिस्तान की टैक्स रिटर्न को जितनी हम जैसे कहते हैं हमारी ख्वानगी पढ़ाई कम है, उतना ही मुश्किल हमारा टैक्स का फॉर्म है। तो आप उसको आसान आज तक नहीं कर सके। हर हुकूमत में बाशमूल हमने भी ये बात की है, औरंगजेब साहब 2 साल से बात कर रहे हैं, अभी फिर वो दावा कर रहे हैं कल वो आसान कर देंगे। पहली शर्त तो ये कि आसान कर दें। दूसरी शर्त ये है कि एतमाद बहाल कर दें अपने ऊपर। लोगों को एक शक है कि जिस दिन वो एफबीआर को रिटर्न देना शुरू कर दी तो वो उनको अलग अलग तरीकों से हिरास किया जाएगा। अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। इनकम टैक्स की रिटर्न क्या कहा यह जाता है कि आप 1 साल में 1 दफा भरें। अभी हर 3 महीने बाद हमारी ईमेल में आया होता है सबकी, इवन मेरी वाइफ हाउस होल्ड है, उसकी छोटी सी सेविंग है कि अपना एडवांस टैक्स टाइम पे भरें। अगर वो नहीं भरा होता फिर एक आ जाता है कि अपनी ये इतलात हमें दे दें। तो जब आप इतना उनको चेस करेंगे, फिर उसके बाद जो लोग इस डिपार्टमेंट से वो नहीं है, यूज टू नहीं है, उनको फिर मौत दिखाई जाती है, डराया जाता है तुम्हारा यूं होगा, तुम्हारा वो होगा। अपने कॉन्फिडेंस को हमें रिवाइव करना पड़ेगा। जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे तो शायद जो है ये लोग इसमें वॉलंटियर नहीं होंगे। तीसरी चीज जो अभी हलाली साहब ने बात बोली है कि जो हमारे मुल्क में शरह है टैक्स की, आप वो देखें तो सही, उसको आप कहाँ तक ले गए। आप उसकी शरह को जो है मतलब 4 लाख से अगर आप कारोबारी होती है, अगर आप तनख्वाहदार हैं तो 6 लाख से शुरू होती है। इंडिया ने इस साल जो है मेरे ख्याल से लाख रुपए तक टैक्स फ्री रखा हुआ है। तो आप जो है छोटे छोटे को टारगेट ना करें, बड़े को टारगेट करें। एग्जेम्पशन जो दी हुई है उसको आप विड्रॉ करें। मैंने एक हिसाब बनाया था कि वफाक को 6,000 अरब रुपए इनकम टैक्स लेना है। 1,20,000 अरब हमारी आमदनी है। अगर हर आदमी टैक्स दे तो 5% अगर एवरेज टैक्स हो तो 6,000 अरब जमा हो सकता है। लेकिन आप देखें हमारा टैक्स का रेट 50% पहुंचाया हुआ इनकम टैक्स का। उसके बाद आप जो है ना हर एक से टैक्स में, मैं यूके में जब पढ़ाई करता था तो मैं पार्ट टाइम वहाँ काम भी करता था अपनी सपोर्ट करने के लिए। तो मेरी मिनिमम वेज उस वक्त जो £5 थी या 4, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उस पर मुझे टैक्स कट कर आता था। उन्होंने क्या किया हुआ था, उसके बाद रिबेट सिस्टम रखा हुआ था। टैक्स वो हर एक से लेते थे, उसके बाद वो रिबेट हर एक को देते थे कि ताकि उसको फूड स्टैम्प की शक्ल में, दूसरी शक्ल में। तो हमारा जो टैक्स रेट है वो बहुत ही नाजायज है। आपने एक और सवाल भी पूछा था, मैं क्योंकि जवाब में वो सवाल भूल गया हूँ, पूरा दिन सुबह से काम काज में अभी भी दफ्तर बैठा हूँ। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? मैंने सर ये पूछा था कि ये जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं असेंबली के मेंबरान की या चेयरमैन सेनेट की, क्या 2016 से अब तक कुछ नहीं बढ़ा था? देखिए बात यह है कि फरमार है सरकारी अफसरान की, लेकिन उन सरकारी अफसरान में आपके पास रियल टैलेंट क्या है, या आप इस शोबे में बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। नंबर 1, चाहे वो वजीरों की तनख्वाहें हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट की हैं। देखें अब इस वक्त हमारी जो कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं जो कानून साजी करते हैं, इस वक्त मेरी एग्जांपल ले लें कि मेरी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुशीर खजाना जो तनख्वाह है वो 1,80,000 कुछ रुपए है, जो बमुश्किल $600 बनती है। अब मुझे एक बात बता दें कि अगर आप इन पोजीशंस के लिए बेस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, उनको तनख्वाह दें, वरना दूसरा उस तरह का बंदा आएगा जो कहेगा तनख्वाह छोड़ो, यहाँ पे हम बैठ के कमाएंगे। और तीसरा एक जो पाकिस्तान में हर एक को स्टेटस लगाने का शौक है, मेरी सीवी अच्छी हो जाए, मेरा स्टेटस, तो काम का बंदा नहीं मिलेगा। आप उसको चंद लाख रुपए देने में कंजूसी कर रहे हैं और अरबों रुपए के उसमें फैसले करने होते हैं, अरबों रुपए के। मैं दिन में बैठ के यहाँ पे लंबे लंबे हमें डिसीजन लेने होते हैं। तो अगर उसके लिए आप कॉम्पिटेंट बंदा नहीं रखेंगे, उसके लिए आप कंपटीशन नहीं कराएंगे,
अच्छी आप मार्केट कंपेटिटिव बेस्ड तनख्वाहें नहीं देंगे, हाउ विल यू गेट द बेटर पर्सन? आप उठा लें ना नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज, आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट आउट एनी नेम, फिर कैबिनेट्स उठा लें, कैबिनेट्स में आप देख लेंगे किस तरीके के लोग बैठे हैं। तो ये आपको फैसला करना पड़ेगा। ये बार बार तनकीद हम कर देते हैं आके कि ये 500%, आप 500% को छोड़ दें, 12 लाख 13 लाख, मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, ठीक है ना, मैं ये कहता हूं कि उसको आप कन्वर्ट करें मार्केट में, उस पोटेंशियल आदमी कितने पैसे ले रहा है और उसको ये हक बनता है नहीं बनता, क्योंकि देखें हर एक ने आगे अपनी भी चीजें करनी है ना। तो ये टाइमिंग बुरी हो सकती है इस वक्त, इस चीज को आप ये कह लें कि ये टाइमिंग बुरी है कि पूरा मुल्क में बेरोजगारी 45% 45% जो लोग हैं उसके नीचे आ चुके हुए हैं, बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है, और उस टाइम पे आप बढ़ाएं और जब दूसरों के आप ना बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली ये यूएन क्राई है। बट इट इज अ सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन कि पाकिस्तान में फेयर वैल्यू एक वजीर की, सेनेटर की, एमएनए की, एमपीए की क्या होनी चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, क्या आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और कितने फीसद बढ़ा रहे जी, हैं? जो सुबह या कुत्ते तो जो वफाक बढ़ाती है उसके हिसाब से, इधर तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होता ना, वो तो मतलब फिर अगले दिन अगर हम उनसे कम कर दें तो यहाँ पे सड़कें जाम हो जाती हैं, एहतजाज शुरू हो जाता है। सरकारों ज्यादा कर रहे हैं ना या कम उतनी कर रहे हैं? नहीं, हम ना यहाँ पे तनख्वाहें तो वफाक के हिसाब से करेंगे, जो अमंग डिपार्टमेंट जो डिस्पैरिटी आ गई है ना, कोई 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस दे रहा है, 100 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, तो उस डिस्पैरिटी को हम कवर करने की, मतलब खत्म तो नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो नेट तनख्वाह जो है वफाक से बेहतर ही हो जाएगी। जो मैक्सिमम तनख्वाह है वो वफाक से बेहतर होगी, डिस्पैरिटी को कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम और सीनियर तजज़ियाकार साबिक़ सिफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात हो कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।